Very good evening to all my dear students. Welcome back to the Wisdom King, and today is Dashera. So happy Dashera to all of you. So today's topic is emergency provisions of Indian constitutions, and which is defined under part 18 of the Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में हमने बात की है इमरजेंसी प्रोविजंस की। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं उसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। एक आसान तरीका है इसको समझने का, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। खाली ना नॉर्मली इसको समझ लो और काम हो गया। अब देखिए, भारत में जब भी इमरजेंसी की बात की जाएगी, ठीक है, तो हम तीन तरीके से इमरजेंसी को लगाते हैं। तीन तरीके की इमरजेंसीज बेसिकली डिफाइन है। एक आर्टिकल 352 में डिफाइन है, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। दूसरी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, या प्रेसिडेंट रूल भी इसे कहते हैं। इसके साथ ही साथ इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल 356 में डिफाइन है। इसके क्या प्रोविजंस होंगे वो सारे हैं इसके अंदर। ठीक है, फिनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल में आती है, तो याद करने के लिए 352, 356, 360 ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, 52, 56, 60। तो 52, 56, 60 से ये पता रहेगा कि देखो आर्टिकल तो 300 के पार ही है, तो 300 तो रहेगा ही, और 52, 56, 60 हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा तीन इमरजेंसी हैं। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी पहले को कहते हैं, दूसरे को तीनों में से कुछ भी कह लीजिएगा, और मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल या प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, और साथ ही साथ एक है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, तीन तरीके से इमरजेंसी भारत में लगाई जाती हैं। अब देखिए इनके ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या है। अब पहला वन बाय वन समझ लेते हैं। पहली इमरजेंसी की बात करें तो इसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है तब आपकी डिक्लेयर की जाती है जब कोई थ्रेटनिंग होती है। ठीक है, कोई कोई वॉर कंडीशन है। ठीक है, एक्सटर्नल वॉर है या आर्म्ड रिबिलियन है। ठीक है, या आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, तो उस दौरान हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी का जो ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन इसमें होता क्या है, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी बच्चों आपका लगाई जाती है ना, यानी आर्टिकल 352 को एक्टिवेट कर दिया जाता है या इसका इन्फोर्समेंट हो जाता है, तो उसके साथ साथ 358 और 359 ये दोनों आर्टिकल अपने आप जो है एक्टिव हो जाते हैं। 358 तो पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है आपको। ठीक है, कहीं का नहीं छोड़ता है, क्योंकि देखिए 19 में जो आपके 1 से 6 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपको गारंटी देते हैं आपकी प्रोटेक्शन की, आपके राइट्स के प्रोटेक्शन की, वो सीधे सीधे कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी स्वतंत्रता को जो है बाध्य कर देते हैं। ठीक है, अब कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है तुम्हारे पास, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है, तो इस तरीके से आप कहीं घूम फिर नहीं पाओगे। नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी तो फिर घर में बैठो चुपचाप। ठीक है, ज़्यादा नाटकबाजी करोगे तो फिर समस्या आ जाएगी, क्योंकि इस समय जो है पूरी की पूरी पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। ठीक है, और प्रेसिडेंट का एक खतरनाक जो रूप है वो देखने को मिलेगा आपको। हालांकि 359 जो आर्टिकल है, जिसमें 20 और 21, जिसमें आपके पास कुछ राइट्स होते हैं, जैसे आपका अपने आप को बचाने का राइट्स हो गया, इस टाइप का, तो 20-21 में डिफाइन है, देख लीजिएगा। तो 20 और 21 में ये प्रेसिडेंट के पास उसके ऑप्शन पे डिपेंड होता है कि 20-21 को कैंसिल आउट करना है कि नहीं करना है। हालांकि ये दोनों रहते हैं, 20 और 21 आपके पास रहेगा। ठीक है, मतलब आपको जीने का अधिकार है, और प्लस अगर कोई भाई मार लो, आपको मारने पे ही आ जाए, तो अपनी रक्षा करने का जो अधिकार है वो आपके पास रहता ही रहता है, हमेशा रहता है। ठीक, उसको कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता है, बट उसमें भी प्रेसिडेंट की राय होती है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसे भी हटा देगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पर समझने वाली एक बात ये भी है कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है बच्चों, इसको हटा दिया गया है अभी, और इसी का एक रूप बना दिया गया है आर्म्ड रिबिलियन। जब जनता अपने हाथ में हथियार, बंदूक, गोलाबाजी ले ले, तो उसको आर्म्ड रिबिलियन कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस आप कहेंगे क्यों हटा दिया गया। पहले तो नेशनल इमरजेंसी तीन तरीके से लाई जाती थी। ठीक है, या तो बाहरी आक्रमण हुआ तो लग गई, और इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ तो लग गई, या आर्म्ड रिबिलियन हुआ तो लगा दी गई।
तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को क्यों हटा दिया गया, क्योंकि बेटा होता क्या इसमें कि इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने क्या किया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस दिखा के जो है इमरजेंसी लगवा दी, और साथ ही साथ अपने जो भी अपोनेंट नेता थे उनको सबको जो है लठिया दिया, जेल वेल में डलवा दिया, समझ रहे हैं, कार्रवाई करवा दी उनके ऊपर। तो इसलिए कभी भी इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है अब उसको हटा दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। तो इतना समझ में आया आप लोगों को अभी तक नेशनल इमरजेंसी में, कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में डिफाइन है। 352 के साथ 58% फ्री में मिलते हैं आपको। जैसे आपको पुलिस पकड़ेगी तो एक आर्टिकल तो आप पे ऐसे ही लग जाता है जो आपने कर्म किए होते हैं उसके आधार पे, और बाकी चीज़ें जो हैं गिफ्टेड आपको मिल जाती हैं। तो जाते जाते 5-6 धाराएं आपके ऊपर आराम से लग जाती हैं, ठीक। तो वैसे ही है कि 352 आया तो 358 और 59 साथ में चलाया गिफ्ट के तौर पे, ठीक है। और ये बेसिकली जो फंडामेंटल राइट को कैंसिल आउट करने की बात है। आपको याद होगा कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने बताया था कि जर्मनी में फंडामेंटल राइट्स को कैंसिल आउट किया गया था, ठीक है, हिटलर के द्वारा। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर उठा ली और अपने लिए बना लिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब भी ऐसा कोई केस आएगा जिसमें हमारे नेशनल को थ्रेट होगा, यानी किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे या इंडिया में कहीं पे भी नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो उस दौरान जो है हमने वो चीज़ जर्मनी से उठाई है। तो मैंने इसको लिख भी दिया था, ऊपर आप जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक। अब आप यहाँ देख ही रहे हैं कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी आपके जो है लपेटे में आ गए। अच्छा, अब बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी का जो डिक्लेरेशन है वो कौन करेगा। तो भैया देखो, तीनों ही केसेस में यहाँ पर पावर में जो है वो प्रेसिडेंट को आना है। कौन हटाएगा और कौन लाएगा, तो ये चॉइस है आपका प्रेसिडेंट का, ठीक। अभी आप कहेंगे सर ये क्या बकवास वाली बात है, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, भैया वो भी करेंगे। होगा क्या कि नेशनल इमरजेंसी, देखिए लिखा है नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट उसको डिक्लेयर करता है बाय द सजेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, ये विधानमंडल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पार्लियामेंट की बात हो रही है आपकी, समझ रहे हैं, जहाँ लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। गवर्नर वाला फेज़ नहीं चल रहा है, ये भी ये फेज़ चल रहा है आपका सीधे दिल्ली वाला, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट यानी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वहाँ पर ये चीज़, वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो मिनिस्टर्स बोलते हैं कि भैया अब जो है समय आ चुका है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी, ठीक है, या प्रधानमंत्री जी, अब हमें जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल एग्रेशन की सिचुएशन बन गई है, लोग हाथों में हथियार लेके पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए, लेकिन ये उनके बोलने पे नहीं होगा, ठीक है, कि दिमाग फिर गया और मंत्रिमंडल बोल दिया कि लगा दो तो भैया लगा दी, ऐसे नहीं लगेगा। उसको लोकसभा और राज्यसभा से होके गुजरना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी वाला केस, याद होगा मैंने आपको अमेंडमेंट में पढ़ाया था स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होगा कि जो 50% जो टोटल जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उसमें मेजॉरिटी चाहिए, एक तो 50% में टोटल मेजॉरिटी चाहिए, और साथ ही साथ 2/3 जो मेंबर हैं वो प्रेजेंट और वो हों और वोटिंग करें, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के, ठीक है। वो प्रेजेंट भी होने चाहिए, उनकी वोटिंग भी होनी चाहिए और उसकी मेजॉरिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा अगर जो एक्ट है वो पास हो गया, प्रेसिडेंट ने अपने साइन कर दिए या उसको आगे के लिए बढ़ा दिया, तो समझ लीजिए कि इमरजेंसी लगनी ही लगनी है, ठीक है। और इसके लिए जो टाइम दिया जाता है लोकसभा राज्यसभा को अनुमोदन का, वो टाइम होता है 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर उस जो राइटिंग फॉर्म में जो भी सजेशंस हैं जो लाए हैं नेशनल इमरजेंसी के लिए किसी स्टेट में या टेरिटरी में लगाने के लिए, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए। अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर नहीं पास होता है तो फिर से जो है अपनी स्थिति में पुनर्स्थिति में वापस आ जाएगा, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं हुआ, यानी कि कोई भी इमरजेंसी नहीं लगेगी। 30 दिन के अंदर पास हो गया तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो इनको 30 दिन का समय मिलता है बच्चों, यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी में 30 दिन का समय।
कौन ला सकता है? लोकसभा में राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, सॉरी, जो आपके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो ला सकते हैं, और लोकसभा राज्यसभा से इसको पास कराना ज़रूरी है। पास हो जाएगा 30 दिन के अंदर, और वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, तो आपका नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर कब तक लगी रह सकती है नेशनल इमरजेंसी? तो बच्चों, कब तक लगी रहेगी? 6 महीने कंटिन्यू रहेगी, 6 महीने तक कम से कम। ठीक है, 6 महीने तक तो लगी ही रहेगी। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि मान लीजिए कि अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि 6 महीने हो चुके हैं फिर भी हालत नहीं सुधर रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि पार्लियामेंट से हर 6-6 महीने पे फिर बात करके इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको एक्सटेंड कराते रहेंगे ये। ठीक है, और एक्सटेंड कब तक कराएंगे, कब तक करा सकते हैं एक्सटेंड? ठीक है, तो हम इन्फिनिटिव टाइम पीरियड के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, कब तक? इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इस दौरान जो लोकसभा है, जो कि बेसिकली तो 5 साल के लिए रहती है, लेकिन उसके पास एक पावर और आ जाती है कि वो 6 साल तक के लिए बनी रह सकती है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी क्लियर हो गया? नहीं हुआ है फिर से रिवाइंड करके सुन लेना। ठीक है, समय ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं फटाफट इसको बता दे रहा हूँ आपको। उसके बाद देखिए सेकंड जो इमरजेंसी, अच्छा इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल आपको पता होगा 1962 में जो चाइना वॉर वाली कंडीशन थी 1962 में, तो उस समय भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। 1971 में जब आपका ये बांग्लादेशी वाली वॉर है, ठीक है, तो इस समय पे भी आपका नेशनल इमरजेंसी रही है। साथ ही साथ 1975 में जो इंदिरा गांधी के जो अपोनेंट थे, जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था आपको, उसमें भी क्या कर दिया गया था, जो आपको मैंने बताया ना इंटरनल जो डिस्टरबेंस है, उस मामले में इंदिरा गांधी ने देखिए इम्प्रिजेंट कर दिया था ये जितने भी अपोनेंट पार्टी के लोग थे उनको, जो भी उनसे सहमत नहीं थे। तो समझ लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी 62, 71 और 75 में लग चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, इतना समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की। ये क्या होता है भाई साहब? तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो होती है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं या स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है, ये इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। जैसे वहाँ पर आपने देखा कि 58-59 चला आया, तो यहाँ पर 55-65 आ गया, इसके साथ 356 के साथ 355 और 365 आ गया। ठीक है, कि मतलब यूनियन ने जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, अगर उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट हैं वो काम ना करें, उसे फॉलो ना करें, ठीक, और साथ ही साथ जो यूनियन के ऑर्डर्स हैं उसको अगर कोई स्टेट डिनायल दे दे, मना कर दे कि हम नहीं करेंगे जाओ, तो उन केसेस में क्या करती है पार्लियामेंट, सारी पावर अपने पास ले लेती है और फिर लग जाता है प्रेसिडेंट रूल। समझ रहे हैं? प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। अभी आपने जो केस इससे पहले सुना होगा जम्मू कश्मीर वाला, उसमें 370 जब तक था तब तक तो JNK को प्रोटेक्शन मिली हुई थी, है ना, और उसके बाद जो है क्या हुआ कि जैसे 370 हटा है तो क्या हुआ है आपने देख ही लिया, सारी की सारी पावर पार्लियामेंट के पास आ गई और धक्क देना प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और कब्जिया लिया है। समझ गए? अब जैसे हम इसमें एग्जाम्पल, मतलब हम JNK का बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है, इसको आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें किसकी, जो जैसे अब्दुल्ला थे, ठीक है, और महबूबा मुफ्ती, ठीक है। अब महबूबा मुफ्ती और जो अमर अब्दुल्ला था, ठीक है, तो इसको जो है कब्जियाया गया था 355 वाले आर्टिकल से, ठीक है, ना कि इससे करा गया था। हुआ क्या, महबूबा मुफ्ती बोली कि जो है भैया दोनों के पास अपने अपने वोट्स थे, ठीक है, और बहुमत में किसी के पास सरकार बनाने के लिए उतने मेंबर्स मौजूद नहीं थे, ठीक है। मान के चलिए दोनों के पास अगर 100 की मेजॉरिटी चाहिए तो दोनों के पास मान लीजिए 40 और 60 में
40 और 40 में लगभग है, और बाकी मान लीजिए कि 20% जो है वो कोई दूसरी पार्टी है, कोई तीसरी पार्टी है, उसके पास जो है सत्ता है, ठीक है, कि जो है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट किया था, उनके पास भी अपना वोट है, ठीक। तो ये अमर अब्दुल्ला जो था और महबूबा मुफ्ती अगर एक हो जाते तो शायद 370 नहीं हटता, ठीक है, क्योंकि उनके पास फिर 100% की मेजोरिटी बन जाती, और नहीं तो 80% बन जाती, तब भी बहुत था, 370 नहीं हटता। लेकिन 370 हटने का मतलब ही यही था कि दोनों अपने पे अड़े रहे, ठीक है, बंदर बांट करते रहे, और बाकी सारा काम जो है इंडिया ने अपना कर दिया उस समय, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो किया, आप कह रहे होंगे, आपके मन में आ रहा है कि ये यहाँ पर तो लिखा है ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट। अब प्रोटेक्ट स्टेट कैसे प्रोटेक्ट करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू तो प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। तो ये 355 बोलता है दिस इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। जब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है क्या एक्चुअली में, इसको यहाँ से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल में समझा है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं, ठीक है, आप जानते हैं उनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं है इन कंपैरिजन टू दी यूनियन। अभी यही अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ पर स्टेट्स के पास अच्छी खासी पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर दे नहीं रखी है स्टेट्स को ज़्यादा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इमरजेंसी है वो कहती है कि मेजोरिटी पार्टी रूल, कि जिसके पास जो है बहुमत है उसी की सरकार है, ठीक है। जब बहुमत नहीं होता है तब क्या होता है, देखिए मिलीजुली सरकार बनती है। बीजेपी है तो यूपीए बन जाता है, और आईएनसी है आपका तो एनडीए की सरकार हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई स्टेट है, उस स्टेट में जो है मान लीजिए 3 पार्टी हैं, पार्टी ए है, पार्टी बी है और पार्टी सी है। पार्टी ए के पास 40 वोट बैंक है, 40 का है। बी के पास मान लीजिए 45 वोट आते हैं, ठीक है, और सी के पास जो है 5 वोट्स हैं, ठीक। तो अब इस सी को हम किंग मेकर बोलेंगे, क्योंकि ये सी जो है किसी ना किसी ए या बी के साथ मिल जाएगा और उसको मेजोरिटी दे देगा, तो उसकी सरकार बन जाएगी, ठीक है। तो जेएनके वाले मामले में क्या हुआ होगा कि ये जो सी वाला है ना, या ए और बी वाले हैं, ये लोग भी मिल सकते हैं आपस में और अपने जो है कंबाइंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों अड़े रहे, दोनों एक हुए ही नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 50% से ज़्यादा आपको कम से कम अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। वहाँ पर आप अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, आप सिद्ध नहीं कर पाए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके पास राइट थे कि आपकी सरकार तो बनी नहीं, सरकार नहीं बनी, तो पावर किसके हाथ में चली गई? पार्लियामेंट के हाथ में चली गई। और पार्लियामेंट के हाथ में जाते ही उसने उठा के धक्का देना, 370 हटा दिया, अब जाओ करो काम अपना जाके, ठीक है। तो ये एक इसका सिंपल तरीका है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी समझने का, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी रूल, इसको समझ लीजिएगा, ठीक। अब आइए समझते हैं कि 365 में ऐसा क्या है। ये जो 365 वाला है, स्टेट्स जब फेल हो जाते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि यूनियन गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया कि इसको फॉलो करना है, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल कैसे लग जाता है। इसमें तो आपने समझ लिया होगा, इसमें देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है। अब ये टोटल दोनों मिला के है, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे सर 365 आप पढ़ा रहे हैं वो अलग बता रहे हैं, ये दोनों ही 365 और 355 दोनों का केस हो सकता है। इन दोनों केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी, ठीक। अब देखिए ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, तो वही चीज़ है कि अगर चाहे 355 हो चाहे 65 हो, ठीक है, या 356 हो, इन तीनों में क्या होगा, प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। बट यहाँ पर बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नर होगा। वहाँ पर क्या था आपका नेशनल इमरजेंसी में कि मंत्रिमंडल जो बैठा हुआ है वो बताता है कि भैया नेशनल इमरजेंसी लगाओ, लेकिन यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि गवर्नमेंट है अपना काम कर रही है नहीं कर रही है, ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। तो यहाँ पर देखिए एक चमचा बिठाया हुआ है, ये चमचा जिसको आप गवर्नर कहते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नरवा क्या करेगा, ये उठा के जो है, ये इतना बड़ा चमचा होता है क्योंकि उसको राष्ट्रपति का प्रसाद भी बोलते हैं। जब तक राष्ट्रपति रहता है उसकी दया पे जिंदा रह सकता है, समझ रहे हैं, ये काम करता रहेगा अपना। तो भाई जब चमचा ये प्रेसिडेंट का है तो ये प्रेसिडेंट को सारी सूचना भेजता रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं।
पूरी सूचना लिखित में रिपोर्ट बना के ये प्रेसिडेंट को भेज देता है कि साहब ऐसा ऐसा चल रहा है, ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, मान और नहीं रहे हैं, क्या करा जाए। तो प्रेसिडेंट कहेगा कुछ ना करो, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा दो, हमारा रूल लगा दो, फिर हुआ देखा जाएगा। तो गवर्नर जो है इन राइटिंग फॉर्म लिख के दे सकता है, या खाली अगर फ़ोन पे बोल देगा ना कि साहब ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान पे भी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जो है इसे लागू करवा सकता है, या इसकी रिकमेंडेशन पे सिंपल मेजोरिटी से 50% खाली जो है इसके लिए, मतलब सिंपल मेजोरिटी मैंने आपको अमेंडमेंट में पढ़ाया था, खाली और खाली लोकसभा राज्यसभा के मेंबर मिला के अगर वोटिंग हुई, प्रेजेंट और वोटिंग कर दी और उसमें 50% की मेजोरिटी भी आ गई, तो मान के चलिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगना तय है, ठीक है। तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा, सिंपल मेजोरिटी मिली, फटाक देना जो है प्रेसिडेंट के पास पावर आ गई, ठीक है, और प्रेसिडेंट धर के जो है लगा देगा इस पर अपना रूल, अपना शासन लगा देगा, ठीक। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए सर कितने दिन के लिए, ठीक है। तो भैया यहाँ पर आपका 6 महीने के लिए है, ठीक है। वहाँ पर भी 6 महीने था आपका नेशनल इमरजेंसी में, और यहाँ पर भी 6 महीने के लिए लगाई जा सकती है और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर जैसे नेशनल इमरजेंसी में उसका एक्सटेंडेड जो टाइम पीरियड है वो डिफाइंड नहीं है, इनफाइनाइट टाइम तक है। 6 महीने पे मीटिंग होगी पार्लियामेंट में और उसको बढ़ा देगी हर 6 महीने पे, ठीक है, उसके पास पावर है। यहाँ पर क्या होगा कि मैक्सिमम जो पीरियड इसमें डिफाइन है वो 3 साल के लिए लगाई जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पर बाई टेकिंग अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ मस्ट बी पास्ड बाई बोथ दी हाउसेज, दोनों हाउसेज से पास होना पड़ेगा भैया, वो तो तुमको पता ही होगा, ठीक है, इतना तो दिमाग आ ही गया होगा तुम्हारे अंदर आजकल। इसके साथ ही साथ देखिए, अब आप कहेंगे सर कितने दिन में अनुमोदन कर रहे हैं वो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कब तक जो है अपना ये लिखित में दे सकते हैं या इस पर बहस वहस हो सकती है। तो उसके लिए टाइम दिया जाता है 60 दिन का, 60 दिन का समय होता है। 60 दिन के अंदर अगर आपने जो है डिसीज़न ले लिया तो लग जाएगी, 60 दिन के अंदर डिसीज़न नहीं लिया तो एज इट इज़ जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है इसके कम से कम 35 केसेस ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट रूल के जो केसेस हैं, 35 ऐसे केसेस हैं जो आपके इंदिरा गांधी के टाइम पे खाली रिकॉर्डेड हैं, समझ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसीज़ हैं वो भैया समझ रहे हैं ना, बहुत तगड़ी नेता थी, ठीक है। कैसी नेता थी आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है तो। इसके बाद देखिए ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे वहाँ पर हमारे जो राइट्स थे, जो फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है, वो हमारे जो है पूरी तरीके से सस्पेंड थे, लेकिन यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होंगे, यहाँ पर एज इट इज़ बने रहेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है यहाँ पर कि गवर्नर का जब अपॉइंटमेंट होता है ना, जब गवर्नर जैसे जो होता है उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी आप कह लीजिए, उसमें एक प्रोविज़न होता है कि जो भी गवर्नर होगा वो उस पर्टिकुलर स्टेट का निवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि भैया तुम गवर्नर हो, ठीक है, और तुम गवर्नर हो और वहाँ पर लग गया प्रेसिडेंट रूल, ठीक। अब प्रेसिडेंट रूल लग गया तो तुम तो भैया गवर्नर हो, सारी पावर तुम्हारे हाथ में रहेगी स्टेट की। अब तुम अपनी मन मर्जी से अपने चाचा, दादा, मामी, चाचा और फूफा के लौंडे को बना दोगे जो है मतलब हर जगह पर अच्छी अच्छी जगह बिठा दोगे, तुम सत्ता में ले आओगे, क्योंकि उस समय तो कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए एक प्रोविज़न होता है गवर्नर में कि गवर्नर का जब भी शॉर्ट लिस्टिंग होगा तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार वो उस पर्टिकुलर कंट्री का निवासी नहीं होना चाहिए, सॉरी उस पर्टिकुलर स्टेट का निवासी नहीं होना चाहिए जहाँ पर उसका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक। तो क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो पावर गवर्नर के पास चली जाती है, ठीक है। मतलब पावर रहती प्रेसिडेंट के हाथ में, लेकिन कोई तो काम करेगा ना वहाँ, तो कौन काम करेगा? गवर्नर काम करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट था, मैंने अलग से बना के लिख दिया था तुमको समझाने के लिए, ठीक। तो इतना क्लियर है। चलो फिनेंशियल इमरजेंसी देख लेते हैं। फिनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है और इसको हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। फिनेंशियल इमरजेंसी आज के टाइम में देखो कभी भी अभी तक का कोई ऐसा केस रिकॉर्डेड नहीं है फिनेंशियल इमरजेंसी को घोषित किया गया हो आज तक,
सिचुएशंस बनी हैं बट हो नहीं पाया है। कोरोना के टाइम पे भी सिचुएशन बनी थी, नोवेल कोरोना वायरस के टाइम पे, लेकिन मनी क्राइसिस था इकॉनमी में, लेकिन मैनेज हो गया, लगानी नहीं पड़ी। ठीक, तो फिनेंशियल जो इमरजेंसी होती है बच्चों, वो मनी क्राइसिस को लेके लगाई जाती है, फिनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, अब इसको कौन आपका जो है डिक्लेयर कर सकता है? देखो, प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करता है फिनेंशियल इमरजेंसी ड्यूरिंग अनस्टेबल इकॉनमी एंड क्रेडिबिलिटी इज़ इनकाउंटर्ड। तो जब भी ऐसा होता है कि पैसा नहीं होता है जेब में भारत सरकार की, या देख लेता है कि भैया जनता भी अब उसके पास ही पैसा वैसा कोई बचा नहीं है, इकॉनमी को सर्कुलेट कराना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उस टाइम पे फिनेंशियल इमरजेंसी को घोषित कर दिया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है, ये कैसे होगा? ये आपका सजेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ही इसमें बताएंगे कि जो है सर साहब जो है अब टाइम आ चुका है, समस्या एकदम उखड़ी हुई है और लगा दो भैया, पैसा वैसा है नहीं जेब में, तो क्या लग जाएगा? फिनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगा। अगर ये अप्रूव हो गई दोनों हाउसेस से, ठीक है, 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, 60 दिन इसका भी है, 60 दिन के अंदर अंदर ये अगर पास हो गई लोकसभा राज्यसभा से तो डिक्लेयर हो जाएगी। 60 दिन के अंदर नहीं हुई तो एज इट इज़ रहेगा, बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें मेजोरिटी वही चाहिए, 50% सिंपल मेजोरिटी चाहिए इसमें बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका जो क्वेश्चन है कि सर क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? भैया ये अनंत काल है इसका। ठीक है, जब तक इसको रोका नहीं जाएगा ट्रेन चलती रहेगी। अगर इसको रोका नहीं गया तो ये लगी रह सकती है, ये इसका कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है। ठीक है, कौन रिवोक करेगा, कौन रोकथाम करेगा इसकी? तो प्रेसिडेंट ही जो है आपका इसे रोक सकता है। ठीक है, तो ये इस पर कोई टाइम पीरियड नहीं डिफाइन है, ये जिस समय से लग गई तो लगी रह सकती है अनंत काल तक। ठीक है, इनडेफिनेटली है ये, देखिए, अनटिल रिवोक्ड। ठीक है, इसकी रोकथाम ना की जाए तो ये लगी रहेगी। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक बार फटाक से एक चार्ट के थ्रू भी फटाफट समझा देता हूँ। देखिए, चार्ट आपको दिख रहा होगा। अब मान लीजिए डिफरेंस आ जाए एग्ज़ाम में, तो डिफरेंस आप कैसे बनाएंगे बच्चों? तो डिफरेंस बताने के लिए हमने चार्ट बना लिया है, एक नेशनल इमरजेंसी, एक प्रेसिडेंट रूल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, और तीसरा है फिनेंशियल इमरजेंसी। सबसे पहला डिफरेंस तो उसका आर्टिकल है, आर्टिकल 352, 356, 360, ये याद हो गया होगा आपको। अब देखिए कब लगाया जा सकता है, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन कब है? जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या आर्म्ड रिबिलियन हो जाए। ठीक है, जनता हथियार उठा ले। इसके साथ ही साथ आपका जो जो आपका प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल में अगर जैसे मैंने आपको बताया था फेल्योर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या स्टेट डिनाइल कर दे यूनियन के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए, तो उस समय लग जाएगी। 360 आपकी कब लगती है? जब थ्रेट हो जाता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी पे या क्रेडिट ऑफ इंडिया। ठीक है, तब आपकी कौन सी लगाई जाती है? फिनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, देखिए एक मैंने आपको बता दिया था, जो नेशनल इमरजेंसी है वो स्पेशल मेजोरिटी से लगती है, बाकी दोनों सिंपल मेजोरिटी से लगेंगी। 50% वोटिंग एंड राइट हो जाएगा, मेजोरिटी में हो जाएगा तो लग जाएगी। दोनों का अप्रूवल बोथ दी हाउसेस से होना चाहिए, दोनों अप्रूव्ड होनी चाहिए, लोकसभा राज्यसभा। यहाँ पे अप्रूवल लोकसभा राज्यसभा, यहाँ भी अप्रूवल लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कंटिन्यू रह सकती है 6 महीने तक। ठीक, यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है 6 महीने के लिए, मिनिमम टाइम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ कंटिन्यू रहेगी 6 महीने, ये भी मिनिमम टाइम है। यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट है, ये तो भैया बिना रुकी ट्रेन है। ठीक है, जब तक रोकी नहीं जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए मैक्सिमम जो टाइम है 6 महीने करके इन्फिनिटी टाइम तक इसको रखा जा सकता है, बना रह सकता है नेशनल इमरजेंसी के केस में। और यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रूल में, तो 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 3 साल के बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इसे बढ़ाना है तो आगे के लिए आपको फिर वही पार्लियामेंट से फिर से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है और नो रिपीटेटिव पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पार्लियामेंट से अप्रूवल करा के कर ले रहे हो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो फिनेंशियल इमरजेंसी है। और उसके बाद हटाएगा कौन? तो बेटा इसको प्रेसिडेंट ही हटाते हैं, तीनों को प्रेसिडेंट, पीपीपी तीनों में प्रेसिडेंट ही हटा सकता है, उसी के पास पावर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा
कि जो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और आपका फिनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है। तो यहाँ से इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, ये 2 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मेरे जो बताए हुए जो लेक्चर्स हैं वो आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। और कोशिश करिए कि अगर आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करा सकें या आप खुद कर सकें, ठीक है, या आपको अच्छा लगता है आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। थैंक यू, बाय, टेक केयर।